मध्यकालीन भारत का आरंभ। मध्यकालीन भारत का आरंभ। आइए, तो मध्यकाल तुम पढ़ोगे कंप्लीट कहाँ पर? 7th में। खेलने के बहाने से तो बोल तो देखिए, अब मध्यकाल जो पढ़ोगे आप कंप्लीटली 7th में पढ़ोगे। और 7th में आप क्या पढ़ोगे? मध्यकाल में क्या पढ़ोगे? एक प्रकार से छोटे छोटे व स्वतंत्र राजाओं के बारे में पढ़ोगे। जैसे मैंने भारत के मैप में तुम्हें समझाया था, इस वाले पोर्शन में मैंने यहां समझाया था राजपूत वंश, राजपूत राजाओं के बारे में। इस पार्ट में तुम्हें कुछ चीजें बताई गई हैं। कल मैंने समझाया था ये जो स्वतंत्र छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे वो लोगों को उपहार में जमीन दिया करते थे। तो ये धीरे धीरे जमींदार हो गए, और जमींदार होने के साथ साथ फिर ये क्या करते थे, जिसने इनको जमीन दी उसकी ये मदद करते थे। जब युद्ध हुआ करता था दूसरे राज्य से तो ये सेना देते थे। तो सभी राजा की मदद करते थे। तो इस वाली व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहते थे हम? इस व्यवस्था का क्या नाम रखा था हमने? सामंती व्यवस्था। क्लियर? अब देखिए, राजपूत जो राजा थे, जो राजपूत सामंत थे, उन्होंने कैसे जीवन जिया, क्या उनका समाज था, किस हिसाब से उनका राजपाट चलता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक पेन दे दो। इस युग में सामंती प्रथा का आरंभ हुआ। ध्यान रखेंगे, सामंती प्रथा का आरंभ हुआ इस युग में। सामंती प्रथा का आरंभ हुआ। हाँ, एक और बार तो रिवाइज तो हो गई। सामंती प्रथा का आरंभ हुआ था इस समय। सामंती प्रथा इसमें आरंभ हो गई। अब पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में बांट देना उनको। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सामंती शासक अपने आय का एक निश्चित भाग राजा को सौंप दिया करता था। तो आय का निश्चित भाग देखिए, आय का निश्चित भाग किसको दे दिया जाता था? राजा को। आय ये कहां से उगाते थे? छोटे छोटे किसानों से टैक्स लेकर। आय कहां से आती थी? किसानों से टैक्स लेते थे। किसानों से कर लिया जाता था और उससे आय बनती थी। गांव को ग्राम पंचायत पर राजा के शासन का अधिकार समाप्त होता चला गया। गांव की ग्राम पंचायतों पर, अर्थात राजा गांव से बहुत दूर होने लगा। गांव किसके अधीन आ गया? सामंतों के। तो ग्राम पंचायत तुमने पढ़ी थी? ग्राम पंचायत में तो प्रधान जी है। एक गांव पंचायत जिसमें कि 18 साल के व्यक्ति हैं जो वोट डालने योग्य हो गए, वो सब ग्राम पंचायत है। तो जो ग्राम पंचायत थी वो राजा उनसे दूर होता चला गया। अब भी मोदी जी इस प्रकार से मान के चलिएगा, इस देश में सबसे सुप्रीम है। मोदी जी क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और हमारा गांव क्या है? एक हमारी पंचायत है। तो मोदी जी ग्राम पंचायत से कितनी दूर है? इसी हिसाब से वहां के राजा थे। ग्राम पंचायत किसके अधीन आ गई? सामंतों के। राजा बैठा है यहाँ पर, सामंत बैठा है यहाँ पर, और सामंत में 100-200 गांव सामंत के हिस्से में। अतः इन शासन से की गई व्यवस्थाओं को लाभ भी मिलता रहा और ये पूर्व की तरह ही कार्य करती रही। तो जो गांव थे वो किसके अधीन थे? सामंत के। ये आगे पढ़ेंगे। राजपूतकालीन समाज कैसा था?
राजपूतकालीन समाज दरअसल कैसा था मेरे प्यारे बच्चों, वो हम जानेंगे। भरोसा क्या राजपूतकालीन समाज कैसा था? देखो क्या था समाज में, मूल रूप से बहादुर लोग रहते थे। यहाँ पर कैसे लोग रहते थे? बहादुर योद्धा। ये लोग अपने काल के विभिन्न राजाओं को समर्पित योद्धा थे। जो पहले इनके राजा हुआ करते थे उनके प्रति समर्पित थे। इन लोगों ने असीम साहस और सम्मान कूट कूट कर बहा था। इनमें साहस तथा आत्मसम्मान कूट कूट कर था। इनमें साहस था, आत्मसम्मान था, दो चीजें थी इनमें। वे स्वयं को भगवान राम का वंशज मानते थे, इसलिए वचन का महत्व प्राणों से भी अधिक था। ये लोग अपनी आन रखने के लिए प्राणों को भी बलिदान करते थे। इस प्रकार देखा जाए तो ये लोग वचन के पक्के और आन के धनी लोग होते थे। किसके वंशज समझते थे अपने आप को? राम के वंशज। अब वही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात इनमें क्या था? आन मान सम्मान ये सब चीज थी, और इसके लिए अपने प्राणों की भी बलिदान देते हुए पीछे नहीं हटते थे। जिसे जवाब दिए उसके लिए वो कार्य करना, उसकी मदद करना, इस प्रकार का भाव था इनमें। ये लोग हृदय में भरा हुआ, ये भाव उनके हृदय में भरा हुआ था। राजपूत काल में ब्राह्मणों को जिस स्थान दिया गया था, ये लोग विप्रों का आदर करते थे। विप्रो मतलब जो गरीब होते हैं, भिखारी होते हैं, तो ब्राह्मण का सबसे ऊपर स्थान था। ब्राह्मणों का सबसे ऊपर स्थान था। विप्रो का आदर करते थे। विप्रो का बोले तो गरीब व्यक्ति, विप्रो का आदर। और क्या होता था? ये लोग नैतिक शिक्षा प्रदान करते थे। पुरोहित के रूप में ये लोग नैतिक शिक्षा देते थे। तो नैतिक शिक्षा कौन पढ़ाते थे? पहले पंडित जी। नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते थे पंडित जी। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था, अर्थात छोटे पे विवाह, ये बहुत बुराई थी, ये बहुत गलत चीज थी। बाल विवाह, देखो जिस समाज में जो बुराई है वो हमें उजागर करनी पड़ेगी। बाल विवाह मतलब छोटी लड़की तथा लड़के लड़कियों को विवाह कर दिया जाता था। दिस इज नॉट फेयर। अगर 10-12 साल के बच्चे हुए, उनकी शादी होगी। आगे चलिए। महिलाएं, सती प्रथा प्रचलन बढ़ने लगा। अब जो सती प्रथा, जो महाराज सम्राट हर्ष ने अपनी बहन को सती होने से बचाया था, सती प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा। सती प्रथा कहां पर बढ़ने लगी? ऊपर पहुंचने लगी था। सती प्रथा होना, सती होना एक स्त्री के लिए बहुत आत्मसम्मान की बात कही जाने लगी। राजपूत काल में महिलाओं को वीरोचित भाव था। समय आने पर छत्राणी बनकर युद्ध करती थी, और वो छत्राणी बनकर भी युद्ध करती। युद्ध करना बुरा नहीं है, युद्ध करना बुरा नहीं है। छत्राणी बनकर युद्ध क्या करती थी? छत्राणी, क्षत्रिय छत्राणी। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोरतम रूप से लागू की गई। जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था ये कब आई थी? वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में। मैंने पढ़ाया था वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कठोर रूप से लागू की गई। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप से लागू की गई। जनता में अज्ञान व संकीर्ण सोच का उदय हुआ। तो जनता में संकीर्ण सोच का उदय हुआ। संकीर्ण का मतलब
इस बात को समझ लो, आंसर कैसे लिखोगे? संकीर्ण सोच का उदय हुआ, अर्थात संकीर्ण सोच का मतलब है कि लोगों में जो ऊंचा है उसके ऊपर अभिमान करने लगा, कि ब्राह्मण अपने आप को अभिमान करने लगे, क्षत्रिय अपने ऊपर अभिमान करने लगे, और जो शूद्र है उनको नीचा समझा जाने लगा। तो लोगों की संकीर्ण सोच हो गई। फिर आगे चल के ये सब लोग आपस में नीची जाति के विद्रोह कर देंगे और सब ये समाप्त हो जाएगा। जिससे सामाजिक सद्भाव की हानि हुई। तो संकीर्ण सोच से सामाजिक सद्भाव की हानि हुई। सामाजिक सद्भाव की हानि हो गई। कोई भी व्यक्ति शूद्र नहीं है। इस वर्ण व्यवस्था में क्रम प्रदान सामाजिक सद्भाव हानि हुई। वर्ण व्यवस्था क्रम प्रदान थी। कोई भी व्यक्ति शूद्र नहीं है, सभी लोग भाई भाई की तरह हैं। ये सदैव ही सामाजिक एकता और सद्भाव को पुष्ट करेगा। तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, अर्थात जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे क्या करना पड़ेगा? मजदूरी करनी पड़ेगी, वो शूद्र बन जाएगा। जो ब्राह्मण के घर में कोई व्यक्ति ऐसा जन्म ले ले जिसने पढ़ाई नहीं की और युद्ध वो लड़ नहीं सकता, व्यापार वो कर नहीं सकता, तो उसे क्या करना पड़ेगा? मजदूरी करनी पड़ेगी, तो वो शूद्र बन जाएगा। तो कर्म आधारित थी वास्तव में वर्ण व्यवस्था, लेकिन इन लोगों ने जन्म आधारित, क्या ब्राह्मण के घर में शूद्र जन्म लो तो शूद्र के घर में ब्राह्मण जन्म लो, तो इन्होंने संकीर्ण सोच वालों ने क्या किया? इसका गलत उपयोग किया। अब स्थापत्य कला, स्थापत्य कला क्या होती है बेटा? गृह निर्माण की कला, भवन निर्माण की कला को बोलते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण की कला। स्थापत्य कला बोले तो भवन निर्माण की कला। अब देखिए स्थापत्य कला में क्या होता था? राजपूत शासक सदा युद्ध में व्यस्त रहते थे, परंतु इनका कला के प्रति प्रेम कहीं कम नहीं था। अर्थात इनका कला के प्रति बहुत प्रेम था। कला के प्रति प्रेम, कला के प्रति इनका प्रेम था। अर्थात सुंदर सुंदर मकान बनवाना, सुंदर सुंदर मंदिर बनवाना, ये इनका प्रेम था इसके प्रति। राजपूत कला एवं साहित्य में भी युद्ध का समान ही रुचि रखते थे। राजपूत थे वो कला एवं संस्कृति में समान रुचि रखते थे। कला तथा संस्कृति में, कला तथा संस्कृति, हमारे विद्यालय में जो कल्चरल कार्य होते हैं, जो 4 तारीख की तैयारी चल रही है, वो संस्कृति है हमारी, कला है हमारी। हम मंदिरों की चोटियां बनाते हैं, चोटीदार मंदिर होता है, तो हमने सीखा है कला। गुप्त काल में ऐसा शुरू हुआ था, तो उस कला को हम फॉलो कर रहे हैं। पहले मकानों में एक दरवाजा हुआ करता था, ये छींचे नहीं हुआ करते थे, तो ये कला हमने सीखी है अपने पूर्वजों से। हर कुछ चीज सीखी हुई है। पहले बैठने का ऐसे नहीं होता था, पिड़िया होती थी, पिड़िया अब भी होती है गाँव में, मिट्टी का, तो वो भी हमने सीखी थी। आगे देखिए, इन लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा के लिए विभिन्न मंदिरों तथा भव्य दुर्गों का निर्माण कराया। मंदिरों तथा दुर्गों का निर्माण, किसका? मंदिर तथा दुर्ग, मंदिर तथा दुर्ग निर्माण, मंदिर बनवाए, दुर्ग बनवाए। राजपूत कालीन भव्य महल एवं दुर्ग आज भी विश्व में दर्शनीय है। तो जो महल है आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जयपुर का महल, जयपुर का हवा महल,
विश्व प्रसिद्ध हैं और देश विदेश से पर्यटक इनको देखने आते हैं। कौन देखने आते हैं? पर्यटक। पर्यटक का मतलब होता है बेटा घूमने वाले सैलानी होते हैं जो किसी उद्देश्य से किसी ऐतिहासिक जगह को देखने जाते हैं, उसको पर्यटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यटक। समझ रहे हो? अब राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वंश। राजपूत वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या क्या आएगा। राजपूत वंश में परमार, चौहान, चालुक्य और पृथ्वीयार वंश थे। परमार, चौहान, चालुक्य और पृथ्वीयार। परमार और पृथ्वीयार एक जैसे राइमिंग वर्ड है। परमार और पृथ्वीयार और चालुक्य और चौहान। तो कैसे कैसे तरीके? परमार के साथ पृथ्वीहार और चालुक्य के साथ परमार, पृथ्वीहार, चौहान, चालुक्य। ये वंश से कुछ महत्वपूर्ण देखिए। इन सभी की कला एवं साहित्य में अधिक अंतर नहीं था। इनका जो कला तथा साहित्य था वो एक जैसे ही था, लगभग एक समान था। तो सभी का कला एवं साहित्य समान था। कला तथा साहित्य सभी का कला तथा साहित्य समान। कला एवं साहित्य कैसा था? समान। आगे बढ़ेंगे। उत्तरी भारत के राजाओं द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर भव्यता का प्रतीक था। उत्तर भारत में क्या था? लिंगराज मंदिर था। मेरे बच्चों क्या था? उत्तर भारत में क्या था? इधर लिंगराज मंदिर। और किसके द्वारा बनाया गया था? राजपूतों के द्वारा। लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर तक हो गया और बाकी कल होगा। हाँ, कल कराएंगे, पार्ट पूर्ण कर देंगे कल। ठीक है।